बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। क्या कर रहे थे हम? सिंटेक्स बुक बोर्ड फिज़िक्स लेक्चर 2 का पार्ट 3 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे इसमें ही फाइनल कर लें। कौन सी है? ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, ठीक है भाई। ये रही आपकी सिंटेक्स बुक बोर्ड, ठीक है। बुक भी चाहे आप खोल लें, पेज नंबर 2 है। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कर चुके। ब्रांच 4 पे चलेंगे, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स पे। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते लाजमी लेना है, ठीक है। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, आसान सी डेफिनेशन है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? जैसे मैंने कहा था आपकी बुक के मुताबिक चलेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। याद तो करना है ना भाई, एग्ज़ाम भी तो पास करना है समझने के साथ साथ। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? ये किससे रिलेटेड है? स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। स्टडी द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। समझ आ गई बात आपको? फिज़िक्स का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। हमारी डेली लाइफ में जो चीज़ें हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें सॉलिड भी तो हैं। कॉमन सेंस की बात है, अगर उन सॉलिड चीज़ों में जैसे कि टेलीविज़न है, मोबाइल है, ये सॉलिड चीज़ें, अगर सॉलिड चीज़ों के अंदर फ़िज़िक्स का यूज़ हो रहा है तो यकीनन सॉलिड को भी तो पढ़ा जाएगा ना फिज़िक्स में, या नहीं पढ़ेंगे? डेफिनेटली पढ़ेंगे। समझ आ गई बात? हालांकि केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं कि सॉलिड क्या है, एक स्टेट है मैटर की, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है इस चीज़ की। तो सॉलिड मटेरियल्स की क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में बता चुका हूँ, खुसूसियात तफसील से। जिन्होंने पार्ट 2 पार्ट 1 नहीं देखा है वो देख लें, बड़ा इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त किस्म का है, ठीक है। मुझे कैसे पता? इतने सारे व्यूज़ और कमेंट्स आ रहे हैं भाई, उससे पता लग रहा है। तो प्रॉपर्टीज़ का मतलब खुसूसियात सॉलिड मटेरियल्स की। चीज़ें कोई भी हों, मैं पहले ही बता चुका हूँ, खुसूसियात या प्रॉपर्टीज़ तो चीज़ों की होती है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। और ये खुसूसियात प्रॉपर्टीज़ 2 तरह की होती हैं, ज़ाहिरी और बातिनी। ज़ाहिरी वो जो आपको अपनी आँख से नज़र आ जाती है, बातिनी वो जो कि छुपी हुई होती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ तो यहाँ भी हैं, सबकी होती है, ज़ाहिर और बातिन, छुपा, ठीक है। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? बॉडी या शेप। ये वर्ड्स जो हैं स्ट्रक्चर को बताते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग, तो आपके जहन में क्या आती है? शेप। बिल्डिंग की शेप कैसी है भाई? रेक्टेंगल शेप की बिल्डिंग है, स्क्वायर शेप की बिल्डिंग है, ओवल शेप की है, सर्कुलर शेप की है। स्ट्रक्चर से मतलब यही समझ में आता है ना। फिर स्ट्रक्चर से मतलब ये भी समझ में आता है कि वो बिल्डिंग जिन रूम्स से मिलके बनी है वो कितने हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। इसका मतलब होता है ढांचा, बुनियादी ढांचा, ठीक है भाई। तो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के अंदर हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। ओके फाइन, ये हो गया। अब अगली ब्रांच की तरफ चलते हैं। पांचवी ब्रांच कौन सी है? कोशिश करेंगे इसी वीडियो में निपटा दें इसको। पांचवी ब्रांच है एटॉमिक फ़िज़िक्स। इनके यूजेस अगली वीडियो जो बनेगी ना इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स पे, उसमें इन ब्रांचेस के यूज़ भी देखिएगा। पांचवी के हमारे पास एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स सर आप कह रहे हो सारी केमिस्ट्री आ रही है इसके अंदर, तो वही अभी बताते हैं आगे क्या लिखा है इसके अंदर। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। इसमें भी आप 2 चीज़ें पढ़ रहे हैं, एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, ठीक है, और एटम की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं। क्यों सर? एटम का स्ट्रक्चर तो फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एटम की प्रॉपर्टीज़ तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यहाँ क्यों?
दोबारा एग्जांपल दे दूं भाई, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, फिज़िक्स का यूज़ हो रहा है, मोबाइल क्या सॉलिड है, तो सॉलिड है मोबाइल। टेलीविज़न जो है वो सॉलिड है। इसी तरह बहुत सारी अप्लाइंसेस, होम अप्लाइंसेस, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, सब में फ़िज़िक्स है। तो ये सारी चीज़ें क्या सॉलिड नहीं है? अगर ये सॉलिड हैं तो क्या ये एटम्स से मिलके नहीं बनी? तो इन चीज़ों के एटम्स के बारे में क्या नो हाउ फिजिसिस्ट नहीं रखेगा? बिल्कुल रखेगा भाई। अगर आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, बिल्डिंग बनती है ब्रिक्स से, ईंटों से, आपको ईंटों की मालूमात ही नहीं है, ब्रिक्स की मालूमात ही नहीं है। मैं बिल्डिंग बनाना जानता हूँ लेकिन मुझे ब्रिक्स का पता ही नहीं है कि कितनी किस्मों की होती है ब्रिक्स। तो ये तो अजीब सी बात हो गई ना। समझ आ रही है बात आपको? तो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ एटम्स का समझना ज़रूरी है, ठीक है भाई। तो एटॉमिक फिज़िक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं। छठी ब्रांच की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है? न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स। सर फिर केमिस्ट्री आ गई, सब्र तो करें भाई। न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स, न्यूक्लियर वर्ड यकीनन किससे बना है? न्यूक्लियस से बना है। स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। इसमें तीन चीज़ें हम पढ़ रहे हैं: स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस इन न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का प्लूरल है, ठीक है भाई। न्यूक्लियस जो है वो सिंगुलर है, ऑफ एटम्स। एटम, फिर आप बोलेंगे सर केमिस्ट्री आ गई, वेट करें भाई, केमिस्ट्री नहीं है, फिज़िक्स है। कैसे? अब यहाँ पर तीन चीज़ें आप एटम्स के न्यूक्लियस से मुताल्लिक। स्ट्रक्चर, ठीक है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है, शेप एंड बॉडी कैसी है, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, और न्यूक्लियस के रिएक्शंस जो हैं वो कौन से हो रहे हैं न्यूक्लियस में। तो क्या न्यूक्लियस में भी कोई रिएक्शंस होते हैं? ये अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। दो चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। ये रहा एटम, हाइड्रोजन का एटम ले लेता हूँ। इलेक्ट्रॉन इसके पास एक है, प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन इसके पास कोई भी नहीं है। ये रहा सिंपल सा एक हाइड्रोजन का एटम। ये न्यूक्लियस इसका बीच में, प्रोटॉन एक और न्यूट्रॉन ज़ीरो। ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ये बाहर इलेक्ट्रॉन, ये एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इसके पास है ही नहीं। बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर। तो ये जो इसका न्यूक्लियस है, इसका स्ट्रक्चर कैसा, इस न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं तो वो कौन से हैं, इसको भी ज़रा इस डिस्कस अगर हम करें और पढ़ें तो ये हम किस में पढ़ते हैं? न्यूक्लियर फिज़िक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ज़रा रिएक्शंस को देख लें। रिएक्शंस कौन से होते हैं अभी बता देता हूँ, बता दूँ। रिएक्शंस होते हैं भाई, हमारे पास एटम्स बहुत सारी टाइप्स के हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ में डिवाइड है ना एटम्स। हमारे पास यूरेनियम का भी तो एटम है, रेडियम का भी तो है, सीजियम का भी तो है, फ्रेंशियम का भी तो है। तो यूरेनियम का जो एटम है, बड़ा सा एटम, उसको ले लीजिए। तो उसके अंदर ये न्यूक्लियस बनाया है अभी मैंने उसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ले लीजिए। समझ आ गई बात? अगर मैं बाहर से लाके कोई न्यूट्रॉन जो है वो इसके ऊपर हिट करता हूँ, ये याद रहे कि यूरेनियम का न्यूक्लियस है, ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है। ये इलेक्ट्रॉन्स वगैरह नहीं बनाए मैंने, सिर्फ न्यूक्लियस बनाया है। तो अगर कोई बाहर से न्यूट्रॉन मैं इसके ऊपर हिट करता हूँ, जाके हिट करता हूँ, तो उसके बाद पता है क्या होगा? ये टूट जाएगा, प्रोटॉन अलग हो जाएंगे, न्यूट्रॉन अलग हो जाएंगे। फिजन, इसको कहते हैं फिजन रिएक्शन। फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। न्यूक्लियस टूट जाएगा इन न्यूट्रॉन्स के हिट करने की वजह से, ठीक है। और उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स भी, ये इलेक्ट्रॉन्स भी अलग हो गए, प्रोटॉन भी अलग हो गए, न्यूट्रॉन भी अलग हो गए, इनसे नए एटम्स बनेंगे। कार्बन का एटम्स बन जाएगा, बेरिलियम का बन जाएगा, बोरॉन का बन जाएगा, न्यू एटम्स बन जाएंगे। कहाँ से बन जाएंगे सर? कार्बन के एटम में क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये छोटे छोटे एटम्स हैं। जब ये इतना बड़ा एटम, ये बहुत बड़ा एटम है यूरेनियम का, इतना बड़ा एटम टूटेगा तो इससे क्या निकलेंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकलेंगे। उनसे ये छोटे छोटे एटम्स जो हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। ये मैट्रिक लेवल पे अभी बड़ी आसान सी बात समझा रहा हूँ मैं। एक और बात समझा दूँ साथ ही, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है, ये रिएक्शन कहलाएगा, ये न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाएगा।
इसी को एक और रिएक्शन भी कहते हैं। पता है क्या कहते हैं? एटम बम का फटना। जी, एटम बॉम्ब, जिसको न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है, न्यूक्लियर बॉम्ब। हिरोशिमा, नागासाकी, 2 शहर याद हैं जापान के? एटम बम गिराए थे अमेरिका ने वहाँ पर। तो एटम बम जो गिरे थे उनमें ये यूरेनियम के ही बड़े बड़े एटम्स थे, ये टूट गए थे। उस एटम बम के अंदर ये सिस्टम था कि न्यूट्रॉन्स ने जाके जो है वो यूरेनियम के एटम्स को हिट किया, तो उससे ये टूट गया। तो उससे क्या हुआ है? नए एटम्स बने, लेकिन कुछ और भी बना। हीट, रेडिएशंस, तबाह कुन हीट, फायर, आग निकली, रेडिएशंस, शुआएं निकली, हीट निकली, फायर निकली, रेडिएशंस निकली, बहुत ब्लास्ट हुआ। ये तो बने ही बने, ये भी हुआ भाई, और तबाही फैला दी। आज तक दुनिया याद करती है, कितने लाख लोग मर गए थे। बहरहाल ये क्या हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन, मैंने हल्का सा एक्सप्लेन किया। अभी आगे चलते हैं। साथ में आपको ये भी बता दिया कि एटम बम कैसे फटा। चलें, अगली टाइप कौन सी है? प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा फिज़िक्स कौन सी टाइप आ गई? ये प्लाज्मा 7वीं है, 7। प्लाज्मा फिज़िक्स क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर, ये भी आपको बता दूँ। इसमें हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा फिज़िक्स में प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज़, खुसूसियात पढ़ रहे हैं। किन की? प्रॉपर्टीज़, खुसूसियात पढ़ रहे हैं हाईली आयनाइज्ड एटम्स की। हाईली आयोनाइज्ड एटम्स की, ऐसे एटम्स जो कि हाईली आयनाइज्ड हों। ठीक है, अभी इसको बताता हूँ ये क्या है। और आगे क्या लिखा है? फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ बेयर न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या बनाएंगे? हाईली आयनाइज्ड एटम्स जो हैं ये बनाएंगे एक मिक्सचर। जी, मिक्सचर पता है ना किस चीज़ को कहते हैं? मिक्सचर भी एक सोल्यूशन होता है। पानी लिया, सॉल्ट डिज़ोल्व कर दिया, मिक्सचर है। मट्टी ली, चौक ली, मिक्स कर दिया, मिक्सचर है। समझ में आ गई बात आपको? इनको मिक्सचर कहते हैं। केमिस्ट्री में इसकी एक और डेफिनेशन है। बहरहाल ये आसान सी बात बता रहा हूँ। ज़मीन खोद के आपने निकाला बहुत सारी चीज़ें। ज़मीन से क्या निकल रहा है? मादनियात निकल रही हैं, मिनरल्स, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब निकल रहे हैं। तो किस शक्ल में निकल रहे हैं? आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, ये पाउडर की शक्ल में मिल रहे हैं। पाउडर कैसे? ये सब के सब आयरन, गोल्ड। ये आयरन वैसा नहीं होता जैसे आपके घरों में ये आयरन बार्स लगी हुई हैं, लोहे की खिड़कियाँ बनी हुई हैं। नहीं, ऐसा आयरन नहीं होता। आयरन जो ज़मीन से निकलता है वो पाउडर की शक्ल में निकलता है। सिल्वर और गोल्ड जो निकलता है ज़मीन से वो ऐसे नहीं निकलता जो ज्वेलर की शॉप पे आपको नज़र आ रहा होता है। नहीं, पाउडर की शक्ल में मिलता है। ये 2-3 किस्म के पाउडर मिक्स हुए हुए होते हैं। किसके साथ? मट्टी के साथ। ये मट्टी का ढेर और ये 2-3 किस्म के पाउडर, गोल्ड का पाउडर, सिल्वर का पाउडर, आयरन का पाउडर, ये मिक्स हुए हैं। तो ये मिक्सचर है। बाद में इनको अलग अलग कर लिया जाता है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। तो हम क्या कर रहे हैं? प्लाज्मा फिज़िक्स के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं, हाईली आयनाइज्ड एटम्स के मिक्सचर को। अब ये हाईली आयनाइज्ड एटम्स का जो मिक्सचर है, इसका मतलब बहुत सारे एटम्स जो हाईली आयनाइज्ड हैं, हाईली आयनाइज्ड को छोड़ दें। अभी ये समझ लें बहुत सारे एटम्स हैं, उनको हमने मिक्स कर दिया, एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। ठीक है, आगे वो कुछ और भी बात कर रहा है, इस मिक्सचर को बता रहा है और इन हाईली आयनाइज्ड एटम्स को बता रहा है कि ये वैसे नहीं होते जैसे कि आप समझ रहे हैं। हम एटम की बात करते हैं फ़ौरन हमारे जहन में, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को ले लीजिए। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने? 8, प्रोटॉन कितने? 8, न्यूट्रॉन कितने? 8। ऑक्टेट रूल के मुताबिक अगर मैं स्ट्रक्चर इसका बनाऊँ तो ये सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए, 8 और 8, ये न्यूक्लियस हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए पहले शेल में। 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 बचे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 1 ये रहा, 1 ये रहा। ये क्या बन गया? ऑक्सीजन के एटम का स्ट्रक्चर। अब ज़रा ध्यान से बात सुनिएगा। अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, ये तो अभी एक शक्ल बनी हुई है ना गोल सी, ये इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द मौजूद हैं, ये बीच में न्यूक्लियस है। अच्छा, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी शक्ल बना के दिखा दूं आपको ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए आपकी। ये पार्टिकल्स एक दूसरे जैसे अंगूर का गुच्छा नहीं होता,
बंच ऑफ ग्रेप्स इस तरह का होता है। ये देखें, ये बना रहा हूँ, ये अब गिनती कर लीजिएगा, मुझे तो अंदाजे से बना दिया। 8 इनमें से प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन को हम कलर कर देते हैं, और 8 जो है वो न्यूट्रॉन होंगे, इनका गुच्छा बना हुआ है बीच में, तो ये न्यूक्लियस है। तो ये जो शक्ल है ये एटम कहलाती है। अब चलते हैं इस मिक्सचर की तरफ। ये मिक्सचर जो होगा उसमें क्या पोजीशन होगी, क्या ऐसे ही होंगे? नहीं भाई, ऐसे नहीं होंगे। अंगूर के गुच्छे में से अंगूर निकाल देंगे सारे हम, ये इलेक्ट्रॉन ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, प्रोटॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। क्या बच गया? सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो सिर्फ न्यूक्लियस बच गया। अब ये जो न्यूक्लियस है ये बग़ैर इलेक्ट्रॉन्स के, इसको हम कहेंगे बेयर न्यूक्लियस। बेयर न्यूक्लियस। अब बेयर का मतलब तो मैं फिर नहीं बता सकता, शायद आपको कुछ लोगों को पता हो, देख लीजिएगा डिक्शनरी पे, गूगल कर लें बेयर का मतलब क्या है। बस इंग्लिश में बता देता हूँ, विदाउट क्लॉथ्स, कपड़ों के बग़ैर। तो बेयर का मतलब ये, बेयर न्यूक्लियस। अब इसके कपड़े नहीं है, किस सेंस में कपड़े नहीं है? इलेक्ट्रॉन वगैरह सारे निकाल लिए इसके, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स फेंक नहीं दिए कहीं, यहीं इकट्ठे हुए हैं, इधर 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 इधर। इसी तरह बहुत सारे और एटम्स हैं, उनके भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह निकाल के अलग कर दिए और न्यूक्लियस उनके अलग कर दिए। तो ये मिक्सचर जो बनेगा असल में किन किन का बनेगा? बेयर न्यूक्लियाई, यानी कि विदाउट क्लॉथ्स या विदाउट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे न्यूक्लियस उनको लेंगे, और उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरी चीज़ क्या है, इनके जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको मिला के एक मिक्सचर बना देंगे। ये मिक्सचर जो होगा बेयर न्यूक्लियाई का और इलेक्ट्रॉन्स के ढेर का, ये मिक्सचर, इसको प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा जनरल वर्ड है, इसके बायोलॉजी में भी कई मतलब में निकलते हैं, बायोलॉजी में इसका अलग मतलब है। बहरहाल तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं इस प्लाज्मा फिज़िक्स में। ठीक हो गया भाई, मिटा दूँ, आगे चलें सर। अच्छा हाँ, आगे चलने से पहले भाई चलें, अगली वीडियो में बता दूँगा, भूलिए, चलें कोई बात नहीं, अगली वीडियो में बताऊँगा। सब्सक्रिप्शन है एक, मैं तो अपने वीडियो की सब्सक्राइब करने की नहीं कहता, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेकिन एक बच्चा है, उसने, हमारा प्यारा बच्चा है, उसने चैनल एक बनाया है, ठीक है, उसका मैं लिंक शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में। आपसे रिक्वेस्ट है आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है भाई, खुश हो जाएगा छोटा सा बच्चा। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास अगली जो है 8वीं बायोफिज़िक्स है। बायोलॉजी भी अब आ गई, फिज़िक्स केमिस्ट्री में भी है, फिज़िक्स बायो में भी है। बायोफिज़िक्स, इसकी डेफिनेशन क्या है? बायो से मतलब क्या है? लाइफ, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसमें है एप्लीकेशन ऑफ फिज़िकल मेथड्स, एप्लीकेशन ऑफ फिज़िकल मेथड्स। एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन नहीं लें, अभी खास वर्ड लिख लें। एप्लीकेशन ऑफ फिज़िकल मेथड्स एंड एक्सप्लेनेशन टू बायोफिज़िकल सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स। एंड दूसरी चीज़ क्या है? एक्सप्लेनेशन, किन की एक्सप्लेनेशन हो रही है? बायो फिज़िकल सिस्टम्स और स्ट्रक्चर। हाँ, अब आ जाइए ज़रा बायोफिज़िक्स के अंदर। बायोलॉजी में फ़िज़िक्स कहाँ से आ गई मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन वर्ड को पहले ले लें। एप्लीकेशन का मतलब होता है अप्लाई करना। अप्लाई करना मतलब यूज़ करना, आसान लफ्ज़ में। आप यूज़ कर रहे हैं, किन को यूज़ कर रहे हैं? फिज़िकल मेथड्स। मेथड्स का मतलब तरीके। कौन से तरीके? बिरयानी बनाने के तरीके? नहीं भाई, फिज़िकल मेथड्स हैं, मतलब फ़िज़िक्स के मेथड्स हैं। जो फिज़िक्स के मेथड्स हैं, आप उनको क्या कर रहे हैं? उनको यूज़ कर रहे हैं। फिज़िक्स के जो मेथड्स हैं उनको आप क्या कर रहे हैं? उनको यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम इनको कह रहे हैं फिज़िक्स के जो लॉज हैं उनको आप यूज़ कर रहे हैं। कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं?
ताकि आप एक्सप्लेन कर सकें। फ़िज़िक्स के मेथड्स को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकें, आप एक्सप्लेन कर सकें। किसको एक्सप्लेन कर सकें भाई? बायोफिज़िकल सिस्टम्स को। कौन से हैं ये बायोफिज़िकल सिस्टम्स? वर्किंग, बस आसान लफ्ज़ों में ये बात है। वर्किंग, किसकी वर्किंग? बायोफिज़िकल सिस्टम्स में क्या आ जाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम, वेनस सिस्टम, आर्टेरियल सिस्टम। कितने सारे सिस्टम्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्या ये काम नहीं कर रहे? क्या ये काम नहीं कर रहे? काम कर रहे हैं सर, बिल्कुल काम कर रहे हैं। सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं, तभी तो मैं ज़िंदा हूँ। अगर मेरा एक भी सिस्टम रुक गया तो मेरी डेथ हो जाएगी। सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं। काम पहले भी बताया, कोई भी काम हो क्या एनर्जी के बगैर हो सकता है? एनर्जी के बगैर तो काम नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? कैपेबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। एनर्जी होगी तो काम होगा। अब ये बायोफिज़िकल सिस्टम्स जो हैं ये काम कर रहे हैं। इस बायोफिज़िक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं फ़िज़िकल मेथड्स को, फ़िज़िक्स के तरीक़ों को, ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें कि ये काम कैसे कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? दूसरी बात, इनका स्ट्रक्चर जो है, इनकी बॉडी या शेप, ऑर्गन्स का, ऑर्गन सिस्टम्स का, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन ऑर्गन्स का, ये ऑर्गन्स मिलके जो एक सिस्टम बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इनके स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन भी इसी में आती है। अब स्ट्रक्चर की क्यों आती है? इनकी बॉडी, इनकी शेप जो ऑर्गन्स की है ना, इनके काम से बड़ा गहरा ताल्लुक। इनके बॉडीज़ का, इनकी शेप जो है, इनका स्ट्रक्चर जो है इन ऑर्गन्स का, इनके काम से बड़ा गहरा ताल्लुक। कैसे? क्रिकेट की एग्जांपल ले लेते हैं। क्रिकेट की जो बॉल है वो गोल क्यों है भाई? उसको यूँ बना लेते हैं, चकोर। फुटबॉल की बॉल गोल क्यों है? चकोर बना लेते हैं। अब ये देखें, चकोर या गोल ये क्या है? ये स्ट्रक्चर में आ गया। नहीं, हम उसको गोल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि गोल नहीं बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बॉल का ऐसा नहीं रखेंगे तो खेलेंगे कैसे? खेलना काम हो गया, तो काम का ताल्लुक इसकी शेप से हुआ या नहीं हुआ है? तो यहाँ पर हम बायोफिज़िक्स में क्या करते हैं? यूज़ करते हैं फ़िज़िकल मेथड्स को, फ़िज़िक्स के मेथड्स को, ताकि हम क्या एक्सप्लेन कर सकें? बायोफिज़िकल सिस्टम्स काम कैसे करते हैं, और उनके अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आखिरी हमारे पास आ गई अब 9th जो है ब्रांच। नाइन्थ ब्रांच में क्या है भाई? एस्ट्रोफिज़िक्स। चलें ज़मीन से बाहर निकलते हैं। एस्ट्रोफिज़िक्स, ज़मीन से बाहर निकलते हैं। सर ज़मीन से कहाँ बाहर निकलें? ज़मीन से ऊपर जाइए। कहाँ? स्पेस में जाइए, जिसको खला कहते हैं उर्दू में। खला में जाइए तो आपको क्या मिलेगा? आपको प्लैनेट्स मिलेंगे, कॉमेट्स मिलेंगे, नेबुलास मिलेंगे, स्टार्स मिलेंगे, मून मिलेंगे, सन मिलेंगे, और बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज़। इनको सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है। सेलेस्टियल बॉडीज़, खालिस उर्दू में सेलेस्टियल बॉडीज़ को कहा जाता है अजराम फ़ल्की। अजराम फ़ल्की, फ़ल्की वर्ड निकला है फ़लक से। फ़लक किसको कहते हैं? आसमान को कहते हैं भाई। अजराम का क्या मतलब है? चीज़ें। वो चीज़ें जो कि आसमान में पाई जाती हैं उनको सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है, अजराम फ़ल्की कहा जाता है। और वो कौन कौन सी हैं? जो भी मैंने नाम ली। तो एस्ट्रोफिज़िक्स। अब आप कहेंगे सर ये सब चीज़ें तो हम फिज़िक्स में, उसमें एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। सही बात है, सेलेस्टियल बॉडीज़ को एस्ट्रोनॉमी में पढ़ा जाता है। सेलेस्टियल बॉडीज़ काम भी तो कर रही हैं भाई। क्या अर्थ हरकत नहीं कर रही? क्या मून हरकत नहीं कर रहा? हरकत मतलब मोशन, मोशन मतलब एनर्जी। ताल्लुक बन गया फिज़िक्स का। समझ आ गई बात? लेकिन यहाँ जो डेफिनेशन लिखी है उसके मुताबिक चलते हैं।
यहाँ डेफिनेशन आपकी लिखी है, स्टडी ऑफ फिज़िक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। आसान सी डेफिनेशन है, फिज़िक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़। ज़मीन पे पाई जाने वाली जो चीज़ें हैं उनमें जो फिज़िक्स है उनको नहीं पढ़ रहे भाई, वो फिज़िक्स जो कि एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी कि अजराम फल्की की जो फिज़िक्स है उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोफिज़िक्स। ठीक है, पार्ट 3 फाइनल हो गया, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स फाइनल हो गई। लेक्चर 3 के अंदर अगला टॉपिक पेज नंबर 2 पे, ये बुक खोल के देख लें, इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ। हम बोलते हैं फ़िज़िक्स का कोई यूज़ ही नहीं है, फ़िज़िक्स का क्या क्या यूज़ नहीं है अभी पता लग जाएगा आपको। अगली वीडियो की तरफ आते हैं ना, तो क्या करना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर। शेयर करें जितना कर सकते हैं।